वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स टॉप 50 जीके जीएस देखेंगे जो आपका बिहार एक्साइज कांस्टेबल और बिहार पुलिस फायरमैन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है फ्रेंड्स और जीके जीएस कॉमन होता है, इसलिए सभी लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 50 प्रश्न। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे। ठीक है, महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित कौन थे। तो पहला का करेक्ट आंसर होगा मखली पुत्र गोसाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। गेस करते चलिएगा। तो देखिए, जल प्लावन की कथा का वर्णन है जो आपका शतपथ ग्रंथ में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण है जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसी में आपका जल प्लावन की कथा का वर्णन मिलता है। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चित्रात्मक। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चौथा नंबर, स्कंदगुप्त के शासन काल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था। स्कंदगुप्त के शासन काल में, तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्णदत्त था। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासन काल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था। तो पर्णदत्त था। अगला सवाल 5 नंबर सवाल को देखें। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका अथर्ववेद में हो जाएगा। ठीक है, कि एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल को देखिए। 6ठा नंबर सवाल आपका है, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। कौटिल्य है जो अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों का संदर्भ किया। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में सर्वप्रथम कितने रजत मुद्राएं जारी कराई है। कर रहा है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में सर्वप्रथम, यहाँ कितने नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर किसने होना चाहिए। ठीक है, किसने रजत मुद्राएं जारी करवाई है। रजत मतलब चांदी होता है, आप लोग को पता है। तो गुप्त शासक में यानी रजत मुद्रा किसने जारी करवाया था। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 8 नंबर सवाल को देखें। 8 नंबर सवाल आपका है कि इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। इब्न बतूता अरब यात्री था फ्रेंड्स। ठीक है, जो एक विद्वान और लेखक भी था। और जो इब्न बतूता है फ्रेंड्स, इसका जो जन्म कहाँ हुआ था। तो अफ्रीका के आपका मोरक्को में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था इब्न बतूता का। तो आपका मोरक्को में हुआ था। तो क्वेश्चन था इब्न बतूता किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल को देखें। किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुजाहिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जो शेख अब्दुल हक मुजाहिद देहलवी है जो आपका जहांगीर के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल देखें। शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। गेस कीजिए 10 का। शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, इसको दीवान ए वजारत कहा जाता था। ठीक है, क्या दीवान ए वजारत।
11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है अलादीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अलादीन खिलजी ने मतलब पहले कौन जीता था, इसके बाद कौन जीता था, इसके बाद कौन जीता था, इस तरह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या जीता था, गुजरात जीता था, उसके बाद में रणथंभौर जीता था, उसके बाद में चित्तौड़ जीता था, उसके बाद में तेलंगाना जीता था। अलादीन खिलजी के विजयों की तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो गुजरात अभियान सबसे पहले इसमें आपका गुजरात होगा, तो गुजरात जो जीता था फ्रेंड्स कितना, 1298 ईस्वी में। ठीक है, 1298 में अलादीन खिलजी ने गुजरात पर विजयी हासिल किया था। रणथंभौर को कब जीता था फ्रेंड्स, तो 1301 ईस्वी में। ठीक है, देखिए तो पहले ये हुआ, उसके बाद 1301 में हुआ था। 1303 में आपका चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ विजय हासिल किया था। और लास्ट में बच गया फ्रेंड्स आपका तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना का जो आपका था फ्रेंड्स, आपका ये तेलंगाना का कितना था आपका, मेरे इसका याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सही सभी है। 1298 में गुजरात विजय किया था, 1301 में रणथंभौर, उसके बाद में 1303 में चित्तौड़। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 11 का जो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल है निम्न में किसने कलकत्ता में द इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। कलकत्ता में द इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े हैं। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका खेड़ा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे, तो खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े थे फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले जो हुआ था आपका निजाम अली सर्वप्रथम सहायक संधि में शामिल हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शासकों में सर्वप्रथम सहायक संधि में शामिल होला शासक कौन था, तो निजाम अली। 14 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 15 नंबर सवाल आपका भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी। 15 का करेक्ट आंसर स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर सवाल देखें, 16 नंबर सवाल है प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। देखिए ब्रह्मोपासना, ये ब्रह्मोपासना जो थी आपका फ्रेंड्स ब्रह्म समाज से संबंधित थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना देखा जाए एग्जैक्ट फ्रेंड्स तो 20 अगस्त कितना 20 अगस्त 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। जगह के भी नाम याद रखिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको कोलकाता में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखें। और प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना है जो आपका ब्रह्म समाज से संबंधित है। 17 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा हुआ है। 17 नंबर सवाल का, तो 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन है जो आत्मीय सभा से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, केशव चंद्र सेन का संबंध है जो ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज से था। ठीक है, ब्रह्म समाज से और प्रार्थना समाज से था, न कि आत्मीय सभा से था। बाकी आत्मीय सभा से हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, द्वारकानाथ टैगोर, नंद किशोर, ये सभी है जो आत्मीय सभा से आपका संबंधित है। जबकि केशव चंद्र है जो अभी मैंने बताया कि केशव चंद्र सेन है जो आपका ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज से संबंधित है। अगला सवाल है कि 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा आपको 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए सर सैयद अहमद खान ही थे जो भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत भी की थी। पूछा जाता है
तो भारत में जो मुसलमानों का आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय भी जाता है तो सर सैयद अहमद खान को ही जाता है, जिन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है 19 नंबर सवाल है कि कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया, उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। फ्रेंड्स 20 नंबर सवाल को देखें, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, ठीक है, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपचार जिप्सम से किया जाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो क्षारीय मिट्टी होता है ना, जो क्षारीय मिट्टी है उसका उपचार जिप्सम के द्वारा किया जाता है। फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्षारीय प्रकार की मिट्टी का उपचार जिप्सम से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया। 21 नंबर, डुरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? 21 का गेस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? डुरंड रेखा, बहुत बार पढ़ा है फ्रेंड्स, डुरंड रेखा जो क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है जो डुरंड रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल को देखें, 22 नंबर सवाल है कोल शब्द संबंधित है, ये कोल शब्द है जो किससे संबंधित है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ग्लेशियरों से संबंधित है। कोल शब्द है जो आपका किससे संबंधित है? तो ग्लेशियरों से संबंधित है। ग्लेशियर या हिमानी या हिमनद, यह एक तरह का बर्फ का नदी होता है फ्रेंड्स, उसी से कोल शब्द आपका संबंधित है। 23 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोध माना गया है? 23 का, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसून पवन है। किसे ग्रहीय पवनों के लिए अवरोध माना गया है? तो जो मानसून पवन है ना उसी को माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 23 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखें, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? मानव विकास सूचकांक, बहुत अच्छा सवाल। 24 का तो सबसे ज़्यादा है जो आपका आगे है केरल है, शिक्षा के मामले में भी केरल है फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक में सबसे अग्रणी राज्य केरल है। 25 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? 25 नंबर सवाल का देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स आपका पहला है ओकोसोम्बो ये घाना, ये सही है फ्रेंड्स, घाना में पड़ता है। ओकोसोम्बो बांध है जो आपको घाना में। हुवर डैम यूएसए में पड़ता है, बिल्कुल सही है, हुवर डैम का नाम सुने होंगे, ये आपका जो अमेरिका में पड़ता है। कुरोबेगावा बांध जापान में पड़ता है, ये भी सही है। थ्री गार्जेज डैम है जो आपका फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका, ये गलत है क्योंकि ये जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। तो याद रखिएगा यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब याद रखिएगा। थ्री गार्जेज डैम है जो कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। 26 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है 26 का? तो देखिए इसमें से कह रहा है महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। महासागरों की औसत लवणता 35% 1,000 होती है, तो ये भी सही है। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है, ये आपका गलत है। आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, आपका सही है। 26 का करेक्ट है भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाया जाता है। ठीक है, ये आपका है जो कथन है जो सत्य नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर उच्चतम लवणता की बात की जाए तो मृत सागर टर्की का जो एक वान झील है, तुर्की का वान झील है, और अमेरिका के ग्रेट साल्ट है झील है, जो ये सब में जो उच्च लवणता पाया जाता है, ना कि आपका ये आपका विषुवतीय भूमध्य रेखा के पास उच्च लवणता पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 26 का सी करेक्ट आंसर हो गया। 27 नंबर सवाल आपका है, यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उलट दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो IST पर क्या होगा? अगर पृथ्वी की घूर्णन दिशा बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा फिर? 6:30 बजेगा। ठीक है, यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि दोपहर होगी और IST पे कितना होगा? तो 6:30 बजा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 28 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? टीक जम्मू और कश्मीर, चंदन उत्तर प्रदेश, देवदार मध्य प्रदेश, सुंदरी पश्चिम बंगाल। ये सब देखिए आपका पेड़ है फ्रेंड्स, वृक्ष है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में है। तो इसमें क्या कर रहा है, कौन सा जोड़ा सही है ना? तो सही जोड़ा कर रहा है तो आपका जो सुंदरी है जो फ्रेंड्स यही सही है। सुंदरी जो पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है, ये आपका बिल्कुल सही है। टीक या सागवान, टीक को या सागवान भी कहते हैं फ्रेंड्स, तो ये टीक या सागवान
कहते हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता है। ये भारत के मुख्य रूप से टीक या सागवान है जो आपका कोचीन में पाया जाता है, मद्रास हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है, न कि जम्मू कश्मीर में। चंदन के बारे में कहते हैं फ्रेंड्स, तो चंदन यह मुख्यतः है जो कर्नाटक के जंगलों में मिलता है ज़्यादा, न कि उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो चंदन कहाँ मिलता है? कर्नाटक के जंगल मिलता है। देवदार के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो देवदार जो ज़्यादातर आपका भारत के हिमाचल प्रदेश हो गया और आपका उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। ये सभी सुमेलित नहीं है, बाकी जो सुमेलित है सुंदरी वृक्ष है जो पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में, करेक्ट आंसर है। 29 नंबर, 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग कितना दिन का? 2 पूर्णिमा के बीच के कितना अंतर होता है? तो लगभग 29.5 दिन होता है, ठीक, 5 दिन होता है, 29.5 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, 2 पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतर होता है तो 29.5 दिन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 30 नंबर, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? ठीक है, असंबद्धता किन्हें अलग करती है? 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य अंतरम और मेंटल को करता है, ठीक है। गुटेनबर्ग असंबद्धता बाह्य अंतरण और मेंटल को अलग करती है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है गुटेनबर्ग असंबद्धता है जो आपका भूगोल से संबंधित टर्म है ये। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो पृथ्वी के अंदर के भाग को 3 भाग में बांटा गया है। पहला को क्या कहते हैं? पहला को कहते हैं भूपरपट्टी कहते हैं, आप लोग सुने होंगे ना, भूपरपट्टी कहते हैं पहला को, ठीक है। दूसरा को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और जो दूसरा को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और तीसरा को क्या कहते हैं? तो कोर कहते हैं। तीसरा को क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग, इसे कोर कहते हैं। तो उसी संबंधित है गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? तो ये अंतरिम और बाह्य अंतरम और मेंटल को अलग करते हैं। तो मेंटल मतलब समझ रहे हैं ना, जो पृथ्वी के परत को 3 भागों में, पृथ्वी के अंदर के भाग को 3 भाग में बांटा गया है, भूपरपट्टी और दूसरा मेंटल और तीसरा केंद्रीय भाग जिसे कोर कहते हैं। तो इसमें बाह्य अंतरम और मेंटल को ये अलग करता है, ठीक है। उसी संबंधित गुटेनबर्ग असंबद्धता है। 31 नंबर सवाल को देखिए, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है? 31 का सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है तो भागीरथी व अलकनंदा में पाई जाती है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं अलकनंदा में। सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, बॉम्बे से स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर में नहीं गुजरना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज, ठीक है। कह रहा है बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो बॉम्बे से आपका स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, समझिए बड़ी अच्छी तरह से कि बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। तो देखिए बॉम्बे से स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर से नहीं गुजरना पड़ेगा। स्वेज नहर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स आपका? तो मिस्र में कृत्रिम, देखिए स्वेज नहर क्या है? मिस्र में कृत्रिम जल मार्ग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अच्छा सवाल है 33 का। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति? तो इसका हो जाएगा 169, अनुच्छेद 169 में संविधान के राज्य के जो विधान परिषद है उसका स्थापना और समाप्ति के बारे में जिक्र किया गया है। कितना? अनुच्छेद 169। 34 नंबर सवाल, भारत में संसदीय की शुरुआत किस कानून के द्वारा हुआ? भारत में संसदीय की शुरुआत किस कानून के द्वारा हुआ? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चार्टर 1853। भारत में संसदीय की शुरुआत 34 का ना, शुरुआत चार्टर 1855 के द्वारा हुआ। चार्टर 1853 के अंतर्गत और 54 में भारत संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। भारत में जो संसदीय की शुरुआत किस कानून के द्वारा हुआ था ना, तो कानून यही हो जाएगा आपका 1853 का चार्टर। अगला सवाल को देखिए, 35 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान के
भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की समान विधायिनी शक्ति से ऊपर है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार, तो ये भी याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की समान विधायिनी शक्ति से भी ऊपर है। 36 नंबर, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब क्या होता है? जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल को अगर रोक देता है तो क्या होगा 36 का? तब वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल को रोकता है तब वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है, यानी 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है? राज्य सूची में क्या क्या है फ्रेंड्स? अच्छा सवाल है। तो देखिए, राज्य सूची में आपका पुलिस तो है, कानून व्यवस्था भी है और कारागार भी है। जी हाँ, कारागार, पुलिस, कानून व्यवस्था और कारागार ये सभी राज्य सूची में शामिल है। ये दंड प्रक्रिया संहिता है जिसमें शामिल है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिए, पुलिस, कानून व्यवस्था और कारागार है जो आपका, ये सभी है जो राज्य सूची के अंतर्गत, भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आपको आता है। 37 नंबर सवाल को हो गया फ्रेंड्स, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर सवाल को देखें, नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है, क्या करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय एकीकरण का। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है, तो किसका? राष्ट्रीय एकीकरण का। 38 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, सन 1936 में यह किसने कहा? 39 का, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, सन 1936 में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 40 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 40 का कौन सा कथन सही है? तो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, ये जो आपका है 40 का सही है फ्रेंड्स। बाकी सन 1935 को भारत सरकार अधिनियम ने मूल अधिकारों को निर्देशित किया, गलत है। 1940 सन 40 के अगस्त प्रस्ताव में मूल, ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 मूल, ये भी गलत है। ठीक है, तो मूल अधिकार के बारे में यही है कि नेहरू रिपोर्ट ने इसका समर्थन किया था। 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 41 नंबर है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया है, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारत के लिए जो उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया है, 1919 के अधिनियम के तहत ये उच्चायुक्त का किया गया है। सभी ले याद रखें फ्रेंड्स। 42 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे गए दूसरे कार्य के बीच का काल को ही आपका क्या कहा जाता है? तो आपका शून्यकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 42 का करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल को देखें, संसदात्मक, ठीक है, संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? ठीक है, संसदात्मक सरकार है जो आपका किसके अभाव में काम नहीं कर सकती है? तो ये आपका राजनीतिक दल के अभाव में आपका ये काम नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखें, भारतीय और अमेरिका संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? भारतीय और अमेरिकी संघवाद में, तो 44 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी, केंद्र तथा राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचायत करना। इसी दोनों में सिमिलरिटी है भारतीय और अमेरिका संविधान में। 45 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, सूत्र वोल्ट एक्स आवेश प्रति समय कितना V इंटू क्यू इतना है, तो किसके समतुल्य होगा? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सूत्र वोल्ट आपका जो ये है और ये आपका किसके समतुल्य हो सकता है? तो 45 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, शक्ति के समतुल्य हो सकता है।
चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 46 नंबर सवाल को देखिए, नाभिकीय कणों का आकर्षण बल किसके आदान प्रदान के कारण होता है? अच्छा सवाल है। नाभिकीय कणों का आकर्षण बल किसके आदान प्रदान के कारण होता है? गेस कीजिए। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो ये मेसॉन के कारण होता है। ठीक है, नाभिकीय कणों का जो आकर्षण बल है वो आदान प्रदान होता है, तो किसके कारण होता है? तो ये मेसॉन के कारण होता है। 47 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 47 नंबर सवाल है, एक कण वृत्ताकार पथ में समान चाल से गतिशील है, इसका त्वरण किस दिशा में होगा? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिज्या के दिशा में। एक कण वृत्ताकार पथ में समान चाल से गतिशील है, इसका त्वरण किस दिशा में होगा? तो त्रिज्या का दिशा में। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, उष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य होता है? 48 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? उष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य होता है? 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्न में से किस संरक्षण के नियम के तुल्य होता है? तो ऊर्जा हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय बल क्या होता है? तो देखिए नाभिकीय बल होता है जो आपका बृहद दूरियों पर आकर्षी एवं अल्पतर दूरियों पर प्रतिकर्षी होता है, जो नाभिकीय बल होता है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तु नहीं देख पाता है, सुदूर वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए उसे किस क्षमता की लेंस की आवश्यकता होगी? तो 50 नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2.5 डायोप्टर की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। ठीक है, तो सभी तरह के आप लोग प्रैक्टिस करते रहे और कंटिन्यू रहे फ्रेंड्स, स्टडी में लगातार करते रहिएगा तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और जीके जीएस और तैयारी एक दिन में नहीं होती है फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर कंटिन्यू आप पढ़ाई पर ध्यान देते रहिएगा तो कुछ न कुछ क्या माइंड में ऑब्जर्व होते रहता है और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे एक अच्छा लेवल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।